नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शम्स और आज मेरे साथ है 2023 Hyundai Aura का फेसलिफ्ट मॉडल्स को हाल ही में कंपनी ने बाजार में लॉन्च किया है। काफ़ी बदलाव किए गए हैं, स्पेशली डिज़ाइन की बात अगर करें तो। और इसमें आपको CNG मॉडल भी मिलता है पेट्रोल मॉडल के साथ। जल्दी शो में देखें इस कार का रिव्यू, लेकिन आज के शो की शुरुआत कर रहे हैं एक मज़ेदार मुकाबले के साथ, जिसमें हैं दो नई छोटी या मिनी SUVs। ये हैं टाटा पंच और Citroen C3। इन दोनों को हम साथ लेकर आए आपको बताने के लिए कि आपके लिए रहेगी कौन सी बेहतर। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय ग्राहक SUVs के दीवाने हैं, चाहे वो सब कॉम्पैक्ट हो, मिड साइज्ड हो या 3 रो वाली हो। SUV के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से एक बिल्कुल नए सेगमेंट का भी जन्म हुआ है। ऐसी कारें जो SUV की तरह दिखती तो हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनको SUV कहना शायद सही न हो। हाँ, हम इनको उठी हुई छोटी कार ज़रूर कह सकते हैं। और अब ये मिनी SUV भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। अगर आप चाहते हो एक गाड़ी जो 10 लाख रुपए के ब्रैकेट के नीचे हो, तो टाटा पंच से बेहतर गाड़ी इस समय इस सेगमेंट में तो आपको नहीं मिलेगी। पर आपको अगर दूसरा ऑप्शन कोई चाहिए तो मिलिए Citroen C3 से। ये गाड़ी है तो हैचबैक जैसे कंपनी इसको कहती है, बट इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स है, जो लुक्स है, डिज़ाइन है, वो बहुत ही सिमिलर है एक SUV से। अब हमारे पास दोनों गाड़ियाँ हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है। छोटी होने के बावजूद C3 और पंच दोनों के आंकड़े बढ़िया हैं। C3 पंच से 154 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 9 मिलीमीटर कम है और कद भी 11 मिलीमीटर छोटा है। हाँ, व्हील बेस में ये कार कुछ बेहतर है। वहीं पंच में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस और ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। यहाँ अलॉय व्हील्स भी स्टैंडर्ड हैं, जबकि C3 में स्टील के पहिए हैं। अब डिज़ाइन की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखती है और नौजवानों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी इसके वाइब्रेंट कलर्स के साथ। टाटा पंच बहुत ज़्यादा दिखती है अपने बड़े भाइयों की जैसे कि हो गई नेक्सॉन, हो गई हैरियर, हो गई या सफारी हो गई, और C3 भी लगती है एक बेबी C5। तो आइए देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में है वो बात। दिखने में दोनों ही कारों का जवाब नहीं। दोनों में स्प्लिट हेडलैम्प्स और DRL हैलोजन लाइट के साथ दी गई हैं। पंच स्टाइलिश होने के साथ साथ एक आकर्षक SUV होने का एहसास देती है। वहीं C3 ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, खास तौर पर इस सिग्नेचर शेवरॉन पैटर्न के साथ। जहां कुल मिलाकर पंच एक SUV से ज़्यादा करीब महसूस होती है, वहीं Citroen खास तौर पर पीछे से एक SUV की तरह ज़्यादा दिखती है। जहां पंच के पिछले दरवाजे के हैंडल काले प्लास्टिक में खूबसूरती से समाते हैं, वहीं C3 के हैंडल पुराने ज़माने के लगते हैं। टाटा ने पंच पर कुल 12 रंग विकल्प पेश किए हैं, 5 मोनोटोन और 7 डुअल टोन। वहीं C3 पर 4 मोनोटोन और 6 डुअल टोन रंग हैं। जहां पंच का निर्माण बढ़िया लगता है, वहीं C3 अपने आकर्षक लुक से ज़्यादा लुभाती है। दोनों के कैबिन अच्छे दिखते हैं और इनकी कीमतों को देखते हुए फिट और फिनिश भी बढ़िया है। दोनों ही कारों में कई कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। हाँ, C3 का कैबिन कुछ बेहतर लगता है। इसकी 10 इंच की टच स्क्रीन दिखने में और इस्तेमाल करने में शानदार है। यहाँ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की पेशकश भी की गई है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सारी जानकारी सफाई से देता है, लेकिन यहाँ RPM मीटर की कमी महसूस होती है। वहीं टाटा का डिस्प्ले साइज में कुछ छोटा लगता है। यहाँ कंपनी की दूसरी कारों की तरह ग्राफिक्स में भी सुधार की गुंजाइश है। हाँ, बीच में लगा डिजिटल MID कई सारी जानकारी ज़रूर दे देता है। कार के ऊंचे वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक शीशे,
स्पॉट लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। C3 में इनमें से कुछ भी नहीं है। जब छोटी गाड़ियों की बात करते हैं तो रियर सीट स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों गाड़ियाँ आपको बहुत ही जेनरसली लेग रूम, नी रूम और हेड रूम देती है। पर C3 में एक फ़ायदा आपको जो मिलता है वो है उसके एक्सटेंडेड व्हील बेस। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा रूम मिल जाता है अपने पैरों को फैलाने के लिए लॉन्गर जर्नीज़ या छोटे जर्नीज़ पे भी। हालांकि पंच में भी आपको काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी सारा हेड रूम है, तो आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और ये जो ड्रॉप डाउन आर्मरेस्ट है ये सिर्फ आपको पंच में मिलेगा, C3 में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आप सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको मिडिल सीट पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलता बट एक लैप सीट बेल्ट मिलता है, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। और ऑब्वियसली 3 अडल्ट्स तो नहीं बैठ पाएंगे, 2 मैक्सिमम आराम से बैठ जाएंगे और बीच में शायद से एक बच्चा बैठ जाएगा या कुछ सामान रख लेंगे। पंच में आपको इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एडिशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर AC वेंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पंच में जो एक खूबी है वो है इसका इंग्रेस और इग्रेस, मतलब अंदर आना और बाहर जाना। हालांकि दोनों गाड़ियों में बेहतर है बट पंच में आपको ये 90 डिग्री क्योंकि दरवाज़ा खुलता है तो अंदर बाहर जाना थोड़ा बहुत आसान है। अभी तक तो मामला लगभग बराबर का है, लेकिन चलने में कौन सी कार है बेहतर? C3 और पंच दोनों में केवल पेट्रोल मॉडल आते हैं, जहां सिट्रोन में नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज दोनों विकल्प हैं, वहीं टाटा में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही दिया गया है। हमारे पास दोनों ही कारों के मैनुअल मॉडल हैं। अब बात करेंगे हम ये 3 सिलेंडर सिस्टम की। जो रेविट्रॉन है सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा पेपी है, बहुत फन है चलाने के लिए, पर इसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं जो ऑब्वियसली एक 3 सिलेंडर सेटअप में आता है। जैसे कि हायर रेव्स पे आपको वो इंजन की आवाज़ अंदर तक आती है, तो टाटा क्या कर सकता था कि प्रॉब्ली उसका जो साउंड डैम्पिंग जो है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकता था। बट उसके अलावा अगर आप इंजन की बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है अभी। C3 में भी कुछ ऐसी ही बात है। यहाँ आपको एक आरामदेह सवारी मिल जाती है और तेजी से एक्सेलरेटर देने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। शहरी यातायात में दोनों कारें शिकायत का मौका कम ही देती हैं। माइलेज फिगर्स की अगर बात करें तो सिट्रोइन C3 में आता है आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 kmpl का फिगर, और उसी के कंपैरिजन में पंच देता है आपको 19 kmpl। और ये है इसके बावजूद कि पंच में आपको स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी भी मिलता है, जो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है जब ट्रैफिक में हो आप, स्पेशली तब आपका इंजन ऑफ कर देता है तो फ्यूल कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होता है। इस वजह से दोनों कंपनीज़ का अगर हम फिगर्स देखें तो बहुत अच्छा काम किया है दोनों ने, और दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। दोनों ही कारों की राइड और हैंडलिंग भी निराश नहीं करती। C3 खराब सड़कों का भी आसानी से सामना कर लेती है। सिट्रोइन ने C3 के ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ बहुत ही अच्छा काम किया है। सस्पेंशन की जैसे हमने बात की है, ग्लाइड करता है पॉट होल्स और बैड पैचेस के ऊपर से। ऑफ कोर्स ये कोई C5 तो नहीं है, उसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, पर C3 भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। और दोनों के कंपैरिजन में C3 का राइड क्वालिटी स्पेशली ओवर बैड रोड्स बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और ये इंजन की बॉक्स
इसका जो शिफ्ट है बहुत ही स्लिक है, बहुत ही स्मूथ है, ट्रांजिशंस अच्छे हैं। तो ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। ऑफ द मार्क टाटा पंच ऑब्वियसली सबसे तेज़ गाड़ी तो नहीं है, ना ही इस सेगमेंट में, ना ही अपने पूरे पोर्टफोलियो में, पर टाटा ने उसको कॉम्पनसेट किया है एक बहुत ही शानदार गियर बॉक्स के साथ। ये 5 स्पीड का जो यूनिट है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्लिक है, शिफ्ट्स बहुत ही कंफर्टेबली और सीमलेसली होते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इसको पुराने जनरेशन के टाटा कार्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा आगे है अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जो भी खामियां इसके इंजन में है वो बैलेंस ऑफ कर देता है ये गियर बॉक्स। सुरक्षा के मामले में भी दोनों ही कारें प्रभावित करती हैं। 2 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग और पार्किंग सेंसर्स दोनों में ही मिल जाएंगे। हाँ, C3 में एक रियर व्यू कैमरा, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलेगा, जो खराब मौसम में परेशान कर सकता है। और ये बिल्कुल ना भूलें कि पंच देश में बनी सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसको ग्लोबल एनकैप से पूरी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। C3 निश्चित तौर पर सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है। इसकी कीमतें पंच से कम हैं, लेकिन वेरिएंट्स की भी यहाँ कुछ कमी है। पंच में चुनने के लिए बहुत सारे वेरिएंट्स और कई स्पेशल एडिशन भी हैं, जो स्टैंडर्ड मॉडलों से कुछ महंगे हैं। अब है हम हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव में। देखिए, दोनों गाड़ियों की अपनी खूबियां हैं और अपनी कमियां हैं, बट टाटा पंच एक बहुत ही वेल राउंडेड, वेल पैकेज प्रोडक्ट है। इसकी आफ्टर सेल सर्विस, ग्लोबल एनकैप दौर दिए हुई 5 स्टार की रेटिंग और बहुत सारे वेरिएंट्स इसके बेनिफिट करते हैं। उसी जगह C3 के साथ सिट्रोइन ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है इसके प्राइसिंग को लेके, क्योंकि जैसे ही इन्होंने फीचर्स कम कर दिए, इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो कम हो गई है। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो इस गाड़ी को होने वाली है वो है इसकी लिमिटेड रीच, और वहीं पे टाटा पंच बाजी मार जाती है। और अगर ओवरऑल हम देखें तो टाटा पंच एक बहुत ही खूब प्रोडक्ट बनाया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा, और कंपैरिजन में C3 के। तो अगर हम देखें तो इस रिव्यू में विजेता रहती है टाटा पंच। ब्रेक के बाद आप सभी का शो पे एक बार फिर स्वागत है। और अब बात करते हैं यामाहा की। 2023 के लिए कंपनी ने अपनी तकरीबन पूरी रेंज में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। इसमें तकनीकी बदलाव भी शामिल हैं और कुछ नए फीचर्स भी स्कूटर और बाइक्स में दिए गए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यामाहा FZX की। इसको भी कुछ अहम नए फीचर्स मिले हैं, जिनके बारे में आपको बता रहे हैं किंगशुक। ये बाइक प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट में यामाहा की पहली क्रॉसओवर कोशिश थी, जिसकी अलग डिजाइन कुछ लोगों को पसंद आई और कुछ को नहीं। अब बाइक में 2023 के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं यामाहा FZX की, जिसे अब कुछ नए फीचर्स के साथ एक नया रंग भी मिला है। हम हैं आमेर फोर्ट में और हम चला रहे हैं यामाहा की अपडेटेड FZX। जयपुर के मशहूर रॉयल शहर में है और आपको बताएंगे कि इस मोटरसाइकिल में क्या क्या अपडेट्स है। पहली झलक में ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस है, अपडेट्स है, सब के सब अंडर द स्किन है। तो आपको बताते हैं 2023 यामाहा FZX में हुए बदलावों के बारे में। ये नया डार्क मैट ब्लू रंग जो गोल्ड रिम्स के साथ आया है, वाकई में शानदार लगता है।
इंडिकेटर लैंप्स में अब एलईडी है, जिसका मतलब है कि बाइक को अब फुल एलईडी लाइटिंग मिल गई है। इसके अलावा स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल भी अब स्टैंडर्ड है। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक 150 सीसी मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है? इसकी ताकत और टॉर्क को देखते हुए बाइक ज़्यादातर रोज़मर्रा के यातायात में ही इस्तेमाल की जाएगी, जहां इस फीचर की ज़रूरत शायद ना पड़े। इसकी जगह अगर कंपनी डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर देती तो बेहतर होता। तकनीकी आंकड़े पहले की तरह ही हैं, यानी बाइक का 149 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन अभी भी 12.4 bhp और 13.3 Nm पीक टॉर्क बनाता है। हैंडलिंग की बात करें तो यह हल्की है और संभालने में आसान महसूस होती है, चाहे बाधा किसी भी तरीके की हो। तो बात करते हैं FZX के परफॉर्मेंस की। सबसे पहले 75 to 80 किलोमीटर्स पर आवर यह है मोटरसाइकिल का स्वीट स्पॉट। जैसे आप इस स्पीड से ज़्यादा जाते हैं तो इंजन जो है बड़ा वाइबी सा हो जाता है, वाइब्रेशंस काफ़ी सारे हैं। दूसरी जो खामी है इसमें, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल है। जो राइडिंग पर्च है, जो राइडिंग स्टांस है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एर्गोनॉमिक्स सही है, राइड क्वालिटी काफ़ी प्लस है और जो इंजन में ताकत है वो आपके अर्बन कम्यूट्स के लिए, आपके डेली मोटरसाइकिल चलाने के लिए पर्याप्त है। डिज़ाइन की बात करें तो 2023 FZX बिल्कुल पहले की तरह ही है। इसका न्यू रेट्रो स्टाइल और कुछ हद तक स्क्रैम्बलर और एडवेंचर एहसास इसे एक अलग लुक देते हैं। मोटरसाइकिल के साथ यामाहा की Y कनेक्ट ऐप आई है, जिसमें मिस्ड कॉल अलर्ट्स और SMS अलर्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं दिया गया है। ऐप के अन्य फीचर्स में पार्किंग लोकेटर, माइलेज के आंकड़े, बैटरी का स्वास्थ्य और सर्विस रिमाइंडर शामिल हैं। इसकी 1,37,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली की कीमत को देखते हुए मोटरसाइकिल 150 सीसी और 200 सीसी बाइक्स के बीच बैठती है। तो इस सेगमेंट में FZX शायद पहली बाइक नहीं होगी जिसके बारे में आप सोचेंगे, लेकिन अगर आप एक बढ़िया प्रीमियम कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं जो दिखने में कुछ हट के है, तो यामाहा FZX आपको पसंद आएगी। तो रफ्तार रिपोर्टेड के आज के इस शो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी, हमें लिखकर ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कार्स और बाइक्स या स्कूटर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर सड़क पर चल रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए। कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।